हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट के लेक्चर में 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का सेकंड चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 शुरू कर दिया था। इस चैप्टर में अभी तक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट देख लिया है। आज फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इस चैप्टर का आगे का हिस्सा है दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो लेक्चर्स को पहले स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको इस लेक्चर का कंटेंट समझ में आए। अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टू सब्सक्राइब, लाइक वीडियो एंड शेयर। आगे बढ़ते हुए एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन रहेगा एज यूजुअल, जैसे कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP plus 2 molecules of H2O plus 2 molecules of CO2। ये चीज़ें हमें ग्लाइकोलाइसिस के एज ए एंड प्रोडक्ट मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो उसमें ये जो पायरुविक एसिड था माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता था। लेकिन क्योंकि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एनारोबिक एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो ऑकर होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका भी फर्स्ट स्टेप सेम होता है एरोबिक के जैसे, जहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड के अंदर। अब सेकेंड स्टेप जो होता है इसका वो होता है फर्मेंटेशन। जब हम लोग पायरुविक एसिड को फर्मेंट करते हैं तो इससे हमें मिलता है ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल या फिर कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म कर रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल मिलते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं ईस्ट के बारे में, तो ईस्ट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा तो उसमें हमें मिलता है अल्कोहल। अगर हमारे बॉडी के सेल्स जैसे कि मसल्स और आरबीसीज अगर परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को मिलता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के फॉर्म में हमें वहां पर मिलता है लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म किया जाता है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर एंड में कोई भी चीज जो ग्लूकोज है या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन वगैरह के साथ में भी यही सेम चीज होगा, वहां पर अमाइनो एसिड्स आएगा प्रोटीन के केस में और फैटी एसिड्स आता है लिपिड्स के केस में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो एंड प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल प्लस साथ में यहाँ पे और चीजें भी निकलती हैं जैसे H2O प्लस CO2 प्लस ATP वगैरह भी यहाँ पर निकलता है। बट एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन सारी चीजें यहाँ पर ATP में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर अल्कोहल देखने मिल रहा है। इसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो भी कुछ मॉलिक्यूल है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, वो इनकम्प्लीटली यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक होता है। अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की तो हमें एनर्जी भी एज कम्पेयर टू कंप्लीट ब्रेकडाउन थोड़ी सी कम मिलने वाली है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम एनर्जी देखने के लिए मिलती है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारे मसल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे एक्टिन और मायोसिन ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और हमें फटीग जैसा महसूस होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एटीपी के बारे में तो इतने देर से जो मैं चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ कि व्हाट इज एटीपी, अब तुम्हारे दिमाग में यह आया होगा कि व्हाट इज एटीपी, तो हम थोड़ा सा एटीपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एटीपी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एटीपी स्टैंड्स फॉर
एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में, सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी आसान होता है। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है। इस तरीके से जब आप एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेंगे तो उसके राइट साइड में यहाँ पर आपको उससे एक पेंटागन जोड़ देना है। ये जो चीज़ आपके सामने दिख रहा है, ये एक एडिनोसाइन का एडिनाइन का स्ट्रक्चर है, जो कि एक टाइप का नाइट्रोजन बेस होता है, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डीएनए के अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। और ये जो थाइमाइन होता है आरएनए में रिप्लेस हो जाता है यूरासिल के साथ में, तो उसमें से जो एडिनाइन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इस एडिनाइन के साथ में आपको यहाँ पर एक जोड़ देना है पेंटोस शुगर। ये हो गया आपका पेंटोस शुगर, ये आपने उसको जोड़ दिया। इस पेंटोस शुगर के साथ में इस दूसरे एंड पे आप यहां पर जोड़ देंगे एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, और यहां पर तीसरे फॉस्फेट को जोड़ने के लिए ये वाला जो बॉन्ड होता है आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखाना रहता है। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को हम कहते हैं एनर्जी बॉन्ड। फ्रेंड्स, पूरे एटीपी मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है वो इसी बॉन्ड में छुपा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप दुकान पे जाते हो, एक चिप्स का पैकेट खरीदते हो, तो उस चिप्स के पैकेट को अगर आपको यूज करना है या फिर अगर आपको चिप्स के पैकेट में से चिप्स को खाना है, तो आपको सबसे पहले चिप्स को फाड़ना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर से वो चिप्स आप यूज कर पाओगे। सेम उसी तरीके से एटीपी के पास होती है एनर्जी। अगर आपको इस एनर्जी को यूज करना है तो आपको इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं एडिनाइन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं पेंटोस शुगर, और ये जो 3 चीजें यहां पर लगी हुई हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। अब सिंपल सा इक्वेशन है दोस्तों, देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एटीपी है, अगर आप एक सिंगल एटीपी को यूटिलाइज कर रहे हैं, देखिए अगर आपके पास एक ATP पड़ा हुआ है, अगर आपने इसको यूज़ किया है फ्रेंड्स, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इस ATP के ब्रेकडाउन पे आपको एक यहाँ पे ये जो एनर्जी बॉन्ड दिख रहा है, आपको इस एनर्जी बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और अब जैसे ही इस एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ATP से ये बन जाएगा ADP। यहां पर T का मतलब था ट्राई, D का मतलब होता है डाई, क्योंकि ये एडिनोसाइन, इतना स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ये 2 फॉस्फेट रहेंगे और ये निकल जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, प्लस एक फॉस्फेट अलग निकल जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और निकलेगा यहां से 7.3 किलो कैलोरीज की एनर्जी। तो इस तरीके से हम एक एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और उससे जनरेट कर लेते हैं, कह सकते हैं कि एनर्जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो एटीपी मॉलिक्यूल का जो पूरा का पूरा कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन था बुक में, इतना ही दिया हुआ है, अपने को इतना ही जानना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बाद हम एक छोटी सी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हम बात करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ, कह सकते हो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है ये कितने एटीपीज को निकालता है, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कहां पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलते हैं और क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। जो मैंने आपको कल का ट्रिक बताया था या फिर कल का जो इंफॉर्मेशन बताया था उसको आपको याद रखना है। क्या इंफॉर्मेशन कल मैंने बताई थी कि 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 जो होता है ये हमें देता है 3 ATP को, ये हमें देगा 3 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 के बारे में, तो ये हमें देता है टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल। और अगर हम बात करते हैं 1 GTP मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये हमें देता है टोटल 1 ATP यूज करने के लिए। अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है और मैं आपको सारा एनर्जेटिक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में आसान शब्दों में समझा दूंगा।
अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो लास्ट लेक्चर में हमने इतना पार्ट पढ़ लिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, फिर इसके बाद ये जितनी भी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स में जाने के बाद एक लिंक्ड रिएक्शन चलता है जहां पर पायरुविक एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, और साइड बाय साइड एक चीज इस पायरुविक एसिड से निकलती है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। फर्दर ये सारी चीजें मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर रहा मतलब पहले से ही बैठी होती है वहां पे। ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाता है और ये बनाता है सिट्रिक एसिड। फर्दर सिट्रिक एसिड के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के अंदर। जब ये रिएक्शन चलता है तो इस एक सिंगल रिएक्शन से हमें मिलता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP। तो अगर हम बात करते हैं दो साइकिल के बारे में, क्योंकि एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम ने इतने सारे चीजों को निकाला है, तो 2 कितना निकालेगा उसका डबल, तो इंटू 2 कर दिया था हमने, ये आंसर आया था हमारा। और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में इन सभी चीज को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं सारी चीजों का हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जेटिक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें मिलता है 2 ATP प्लस 2 NADH2। और भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं फ्रेंड्स, बट हम एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं सारे मॉलिक्यूल्स आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ये चीज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है। क्रेब साइकिल की बात करते हैं, क्रेब साइकिल के बारे में। तो क्रेब साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो क्रेब साइकिल में हमें एक साइकिल से, एक सिंगल साइकिल से, मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम जब एक बार क्रेब साइकिल चलाता है तो उससे हमें मिलता है, कह सकते हो कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP। अब क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स होते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल 6 NADH2, 1 FADH2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP एंड FADH2। ये हमें मिलकर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। प्लस जब हम क्रेब साइकिल में एंटर कर रहे थे तो क्रेब साइकिल में एंटर करने के बाद जो पायरुविक एसिड था वो कन्वर्ट हुआ था, कह सकते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, तो वहां पर भी हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलते हैं, तो हम ये भी वहां पर लिख लेंगे जो कि हमें क्रेब साइकिल में मिला। अब फाइनली हम कहां पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में फ्रेंड्स। ये लास्ट स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब क्योंकि हमें उसी से ज्यादा एनर्जी मिलती है तो हम उसी के बारे में एनर्जेटिक्स से बात करेंगे, क्योंकि वहां पर वो ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को या फिर प्रोटीन्स को या फिर लिपिड्स को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से सारी चीजों को अब काउंट करना चालू करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस का 2 ATP हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, प्लस यहां से दो NADH2 मिला हुआ है तो हम इसको भी ATP के फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली ATP का फॉर्म लिखेंगे। एक NADH2 जो होता है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 ATP निकालता है, तो यहाँ पर 2 NADH2 है, तो टोटल हमें यहाँ पे मिलेगा 6 ATP इधर वाले मॉलिक्यूल से। फिर इसको हम आगे ऐड करेंगे, यहां से एक सिंगल NADH2 का जो मॉलिक्यूल है 3 ATP निकालता है, तो 6 NADH2 का मॉलिक्यूल जो होगा वो निकालेगा टोटल 6 3 18 ATP मॉलिक्यूल। प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर 2 FADH2 के भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 FADH2 का मॉलिक्यूल, एक FADH2 2 ATP निकालता है, तो 2 FADH2 का मॉलिक्यूल जो होगा ये निकालेगा 4 ATP। प्लस यहाँ पे 2 GTP है, एक GTP निकालता है 1 ATP, तो 2 GTP का मतलब हो गया 2 ATP। प्लस फ्रेंड्स लिंक्ड रिएक्शन में हमें 2 NADH2 और मिले थे, तो हम यहाँ पर एक NADH2 3 ATP निकालता है, तो 2 NADH2 निकालेंगे टोटल 6 ATP। और इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 38
ATP. So friends, one molecule of glucose on complete oxidation gives out 38 ATP. Okay, one glucose molecule makes 2 pyruvic acid. One molecule of glucose runs Krebs cycle twice. मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर 2 पायरुविक एसिड बनाता है तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे तो क्रेब्स साइकिल 2 बार रन करेगा। तो ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स जो आपको याद रखने हैं। आज का वीडियो लेक्चर हम इस चीज़ के साथ में एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने मिला, कुछ अच्छा सीखने मिला, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।